जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल में समझेंगे, जिसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है। जो सर्किट ब्रेकर हो क्या होता है, इसके चार ऑप्शन हैं। पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस, करेक्टिंग डिवाइस, ट्रांसमिशन का प्रभाव कम करने का उपकरण, तीसरा है करंट इंटरप्टिंग डिवाइस, और चौथा है वेब फॉर्म करेक्टिंग डिवाइस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा करंट इंटरप्टिंग डिवाइस। अब होता क्या है कि देखिए, जो भी ब्रेकर हमारा होता है, बहुत सारे प्रकार के ब्रेकर होते हैं। एमसीबी होता है, एसीबी होता है, वीसीबी होता है, ठीक है। जितने भी हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं उनका केवल इतना काम होता है कि वो करंट को ही मेजर करते हैं। कारण क्या होता है कि दो चीजें होती हैं, एक हमारा वोल्टेज होता है और एक हमारा करंट होता है। तो देखिए, अगर आपकी सिंगल फेज की सप्लाई है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपका वोल्टेज की बात करें तो अगर सिंगल फेज का है तो आपका 220 वोल्ट या 240 वोल्ट होगा। अगर 220 वोल्ट आ रहा है तो 220 वोल्ट पक्का, मतलब फिक्स आता रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। 240 वोल्ट आ रहा है तो 240 वोल्ट पक्का, मतलब स्मूथली आता रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। मतलब जो वोल्टेज होता है वह स्थिर होता है, फिक्स होता है। वोल्टेज में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो एज इट इज आता रहता है। अगर थ्री फेज की सप्लाई है तो 415 वोल्ट आएगा, तो ये 415 वोल्ट भी फिक्स रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। एक आध पॉइंट का, दो तीन पॉइंट का, मान लीजिए 117 417 हो जाएगा, ठीक है, 416 हो जाएगा। इस प्रकार से ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा एक दो पॉइंट का। तो इस मतलब फिक्स रहता है इसका वोल्टेज, जो हमें घरों में या इंडस्ट्री में कहीं पर भी सप्लाई आती है। लेकिन जो हमारा करंट होता है ना, करंट वेरी करता है, और जितना रेजिस्टेंस होगा उसी के अनुसार हमारा जो करंट है वो वेरी करेगा, परिवर्तन होगा। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि सारा का सारा खेल जो है वो करंट का ही है। तो जो सर्किट ब्रेकर होता है या स्विच होता है या कोई भी चीज होती है, इसीलिए आप देखेंगे उस पर लिखा होता है कि वह कितने एम्पियर का। जैसे स्विच है 6 एम्पियर का स्विच है, 16 एम्पियर का स्विच है। जैसे सर्किट ब्रेकर है, मान लीजिए 800 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर है। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि सब कुछ करंट पर निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर के मान लीजिए कि अगर ये हमारा ब्रेकर जो है, मान लीजिए हमारा ए सर्किट ब्रेकर है, तो इसकी मान लीजिए कैपेसिटी जो है वह 800 एम्पियर की है, ठीक। अब अगर आप, क्योंकि वोल्टेज जो फिक्स होगा, वोल्टेज तो घटेगा बढ़ेगा नहीं, वोल्टेज फिक्स रहेगा। अब 800 एम्पियर से ऊपर जैसे ही करंट फ्लो होगा, अगर फ्लो होता है और सब कुछ चलता ही रहता है, तो क्या हो जाएगा, हमारी एसीबी जो है वो जल जाएगी, खराब हो जाएगी। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि हमें ऐसा करना है कि करंट जो बढ़ता घटता है, करंट ही बढ़ता घटता है। करंट कभी मान लीजिए लोड नहीं है तो मान लीजिए 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और लोड बढ़ गया तो ये 100 एम्पियर का करंट हो जाएगा, ठीक है, या 800 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें इस करंट को कंट्रोल करना होता है। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो सर्किट ब्रेकर होता है वो क्या करता है, इस करंट को बंद कर देता है, फ्लो कराना बंद कर देता है। और जब जैसे ही फ्लो कराना बंद हो जाएगा, मतलब क्या होता है कि करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो करंट इंटरप्टिंग डिवाइस होता है जो। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम वेपर लैंप जब स्विच ऑन किया जाता है तो वह किसके कारण लाल रंग का प्रकाश देता है। देखिए, जो सोडियम वेपर लैंप होता है वह किस कलर का प्रकाश देता है, लाल कलर का देता है। और जो मरकरी वेपर लैंप होता है वो सफेद कलर का प्रकाश देता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब तो खैर एलईडी आ गया है, पहले या बहुत जगह पे आप देख भी लेंगे कि जो सोडियम वेपर लैंप लगा होता है तो जैसे ही आप उसको स्टार्ट करेंगे ना, तुरंत उसमें रेड कलर का रोशनी निकलेगी धीरे धीरे करके। और जब मतलब उस समय ज्यादा रेड कलर का होगा, और जब वो जल जाएगा ना तो अभी वो लगभग रेड कलर का ही रोशनी देता है। और जो मरकरी होती है वो सफेद रंग की रोशनी देती है। तो क्वेश्चन ये है कि जो लाल रंग का प्रकाश देता है वो किसके कारण से देता है। ऑप्शन है इसके मैग्नीशियम के कारण, आर्गन के कारण, नियॉन के कारण, या कार्बन के कारण। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा नियॉन बल्ब होता है, उसके कारण से वो रेड कलर का प्रकाश देता है। अब होता क्या है
कि ये हमारा सोडियम वेपर लैंप है। इसमें होता क्या है कि इसकी जो ट्यूब होती है ना, इसमें सोडियम के दाने डाले जाते हैं, ठीक है, सोडियम के दाने डाले जाते हैं। अब चूंकि इसमें क्या होता है कि चोक लगी हुई होती है, तो इसके अंदर इग्नाइटर का भी उपयोग किया जाता है, तो इसमें ब्लास्टिंग होती है। तो उस वक्त क्या होता है कि जैसे ही इसमें हाई वोल्टेज जब आता है, तो क्या होता है कि जो हमारा सोडियम, इसके अंदर सोडियम के जो दाने पड़े हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, जब सप्लाई चालू करते हैं तो सोडियम का वाष्पीकरण शुरू हो जाता है, और इसी के कारण वो लाल रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे ही इसके अंदर सप्लाई आती है, तुरंत क्या होता है कि जो सोडियम होता है ना, वो वेपोराइज हो जाता है, पूरे ट्यूब में फैल जाता है। और चूंकि यहाँ से नियॉन बल्ब हमारा जल ही रहा है, तो उसकी वजह से जो पूरा का पूरा जो सोडियम वेपर लैंप है, वो क्या करता है, रेड कलर का प्रकाश देने लगता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, नियॉन के कारण, नियॉन जो बल्ब होता है उसके कारण से जो सोडियम वेपर लैंप है, वो उसके कारण और सोडियम की वजह से लाल रंग का प्रकाश देने लगता है। और जो मरकरी वेपर लैंप होता है वो सफेद रंग का प्रकाश देता है। अगला क्वेश्चन है कि 50 हर्ट्ज पर कार्यरत 4 पोल के हाइड्रो पावर प्लांट के रोटर की गति कितनी होती है। इसका जो ऑप्शन होगा 3000 आरपीएम, 1800 आरपीएम, 900 आरपीएम या 1500 आरपीएम। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है ns इज इक्वल टू 120 इंटू एफ बटे पी, यह फार्मूला होता है। अब s जो होता है हमारा सिंक्रोनस स्पीड होती है, तो इक्वल टू 120। अब 120 क्या है, ये फेस एंगल है, तो ये 120 हो गया, और गुणे f मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 50 हर्ट्ज है ना, तो यहाँ पर 50 हम लिख देंगे बटे p। पोल की संख्या कितनी है हमारी, 4 है, तो 4 लिख देंगे, तो इसका 12 पंचे 60, 60 हो जाएगा, और 2 जीरो और बढ़ा देंगे, बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 का हम जब डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और बचा 2, 4 पंचे 20, ठीक है, और 2 जीरो और बढ़ा देंगे, तो इसका 2 हो जाएगा 1500 आरपीएम, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज पर कार्यरत 4 पोल के हाइड्रो पावर प्लांट की रोटर की गति कितनी होगी, 1500 आरपीएम होगी। इसमें होता क्या, हाइड्रो पावर प्लांट मतलब पानी से चलने वाला प्लांट, जो कि मतलब ऊंचाई पर पानी इस प्रकार से रखा हुआ होता है, स्टोर कर लेते हैं हम पानी को, और इस प्रकार से हम पानी को गिराते हैं, और ये हमारी टरबाइन की जो मतलब पंखड़ी होती है वो यहाँ पर नीचे साइड में होती है। इस पर देखिए इस प्रकार से पानी गिरता है, और जब पानी गिरता है तो क्या करते हैं, ये घूमता है इस प्रकार से। इसके साथ में एक बेल्ट लगी हुई होती है, जो कि यहाँ पर हमारा जनरेटर होता है। जनरेटर का अल्टरनेटर जो है वो घूमने लगता है, और जैसे अल्टरनेटर घूमता है उसके बाद तुरंत हमारा 3 फेज सप्लाई हमें मिल जाती है। और यह एक सबसे मतलब कोई भी इसमें प्रदूषण नहीं होता, सबसे शुद्ध सप्लाई हमारी होती है, सबसे शुद्ध इलेक्ट्रिसिटी हमारी होती है। तो इसमें क्या होता है कि पानी को हम ऊंचाई से गिराते हैं, और वह पंखड़ी घुमाता है, पंखड़ी से हमारा एक बेल्ट के माध्यम से हमारा जो अल्टरनेटर होता है वो चलता है, और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगती है। तो उसका आरपीएम कितना होता है, वो हमारा 1500 आरपीएम होता है, जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट होता है, अगर वो कितना 4 पोल का। इस तरह से इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर की पावर रेटिंग किसमें होती है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछ भी दिया जाता है एग्जाम में। किलोवाट में होती है, केवीए में होती है, एचपी में होती है, केवीएआर में होती है। तो देखिए किलोवाट में तो होती नहीं है, जो उसकी रेटिंग होती है वो किसमें होती है, केवीए में होती है। केवीए मतलब किलो वोल्ट एम्पियर में होती है। ये हमारा अल्टरनेटर है, इसकी जो मतलब कैपेसिटी होती है, रेटिंग जो होती है, वो हमारी केवीए में होती है। केवीए में क्यों होती है, इसका भी कारण है। देखिए होता क्या है कि लोड जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव, 3 प्रकार के लोड होते हैं। अब ये 3 प्रकार के जो लोड होते हैं, जिसमें से जो हमारा रेजिस्टिव होता है ना, इसमें जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, रेजिस्टिव में यूनिटी रहता है, हमारा पावर फैक्टर 1 रहता है। कैपेसिटिव में भी हमारा पावर फैक्टर 1 रहता है, लेकिन जो हमारा इंडक्टिव लोड होता है, सबसे खराब लोड होता है, उसी को हम इंडक्टिव लोड बोलते हैं। उसमें जो पावर फैक्टर होता है वो 0.8 स्मूथ मान लिया जाता है। रेजिस्टिव का जो एग्जांपल क्या होगा, हीटर। हीटर जो है हमारा वो
जो रजिस्टिव का एक एग्जांपल है प्रेस, ये हीट मतलब रजिस्टिव का है। कैपेसिटिव में हमारा कैपेसिटर होता है और इंडक्टिव में हमारा जो होता है उसका एग्जांपल होता है हमारा मोटर, चोक। ये हमारा इंडक्टिव का एग्जांपल है। लेकिन इसके बिना काम भी नहीं चल रहा है, मोटर के बिना कोई भी काम हो नहीं सकता है, पानी नहीं भरा जा सकता है, कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो इंडक्टिव की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। अब इसमें जो ये इंडक्टिव लोड होता है ना, इसमें 0.8 पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर की वजह से नुकसान बहुत होता है। रेजिस्टिव होगा तो कोई नुकसान नहीं होगा, कैपेसिटिव होगा कोई नुकसान नहीं होगा। इंडक्टिव में क्या होता है, नुकसान ज्यादा होता है। तो नुकसान की वजह से अब यह होता क्या है कि जब अल्टरनेटर को बनाया गया, अब ये क्या दे रहा है, हमें एसी सप्लाई दे रहा है, ठीक। अब यह एसी सप्लाई तो हम मान के चलते हैं हम कि मान लीजिए 500 केवीए का हमारा जनरेटर है। अगर इसकी रेटिंग हम 500 किलोवाट कर देते तो क्या होता, जब ये डिजाइन किया जाता है तो उस बनाने वाली कंपनी को ये नहीं पता होता है कि आप कौन सा लोड इसके साथ जोड़ेंगे। अब कौन सा लोड का मतलब ये हो गया कि रेजिस्टिव जोड़ेंगे, कैपेसिटिव जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इंडक्टिव जोड़ेंगे तो इसकी जो क्षमता है वो घट जाएगी, इसका जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर फैक्टर हमारा 0.8 है। अब पावर फैक्टर 0.8 का मतलब क्या हो गया, मतलब ये समझ लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 100 एम्पियर का करंट ये दे रहा है, ठीक। अब पावर फैक्टर अगर आपका कितना है, अगर यूनिटी पावर फैक्टर है तो 1 है, तो कितना आपका मतलब आउटपुट आपको मिलेगा, 100 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 एम्पियर पूरा पूरा मिल गया, बढ़िया है। अगर आपका 100 एम्पियर का ये अल्टरनेटर है और पावर फैक्टर आपका 0.9 कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, 0.9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 एम्पियर हो जाएगा। अब क्या हो गया, आपका नुकसान हो गया ना, कितना, 10 एम्पियर का आपका नुकसान हो गया, ठीक। पावर फैक्टर की वजह से यही हो गया। अगर यही मान लीजिए 100 एम्पियर का है, 0.8 पावर फैक्टर हो गया तो क्या हो गया, 80 हो गया। अब कितना, 80 एम्पियर में कितना नुकसान हुआ, 20 एम्पियर का आपका नुकसान हो गया। तो यही पावर फैक्टर का नुकसान है। तो यह जो नुकसान है इंडक्टिव लोड में ही केवल यह नुकसान होता है। जब इंडक्टिव लोड होगा तो पावर फैक्टर 0.8 हो जाएगा। अब 0.8 अगर मान लीजिए 100 एम्पियर का आपका कैपेसिटी है अल्टरनेटर की, तो आपको 0.8 जब मिलेगा तो 20 एम्पियर का नुकसान होगा। 20 एम्पियर का नुकसान बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए इसकी जो रेटिंग होती है उसको किस में बना दिया जाता है, केवीए बना दिया जाता है, कि मतलब जितना एम्पियर आएगा उसी के अनुसार इसको कैलकुलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यह एक बहुत बड़ा विषय है कि केवीए में क्यों होती है, उसको समझाना पड़ेगा। लेकिन यह मोटा माटी आप बात समझ लीजिए कि जो पावर फैक्टर होता है इसी की वजह से इसकी जो रेटिंग होती है वो केवीए में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर की प्रत्येक वाइंडिंग में कितने वोल्ट की सप्लाई दिया जाता है। मतलब अगर स्टार डेल्टा में मोटर को चला रहे हैं तो मोटर की जो एक वाइंडिंग है, हर एक वाइंडिंग को कितना कितना वोल्टेज दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन है 230 वोल्ट, 660 वोल्ट, 415 वोल्ट या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टार डेल्टा जब मोटर का कनेक्शन किया जाता है तो क्या होता है कि देखिए एक कॉइल ये हो गई, दूसरी कॉइल, तीसरी कॉइल, ठीक है। ये 3 कॉइलें होती हैं क्योंकि 3 फेज की मोटर तो 3 कॉइल होगी। अगर डेल्टा में मोटर को आप चला रहे हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, इस वीडियो के लास्ट सजेशन बना दूंगा, देख लीजिएगा कि जब मोटर को स्टार में हम चलाते हैं तो कितना देते हैं, 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। अगर मोटर हमारी स्टार में चल रही है तो, अगर डेल्टा में चल रही है तो कितना देंगे हम, 415 वोल्ट दे रहे हैं। और अगर मोटर हमारी स्टार ऑब्लिक डेल्टा में चलेगी तो भी हम मोटर को 415 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो अब यहां पर क्या होगा, आर वाई बी 3 फेज दे देंगे और इस साइड में मान लीजिए हमने वाई यहां पर दे दिया, यहां पर हम बी दे दें और यहां पर हम आर दे दें। तो इस प्रकार से एक कॉइल को कितना वोल्ट मिला, 220 220 415 वोल्ट मिल गया, इसको भी 415 वोल्ट मिल गया, इसको भी 415 वोल्ट मिल गया। इस प्रकार से मोटर हमारी चलने लगेगी। तो ध्यान रखिएगा, जब स्टार में कनेक्शन करेंगे तो 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे, डेल्टा में करेंगे 415 वोल्ट की देंगे, और स्टार डेल्टा दोनों में करेंगे तो हम 415 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो कुल मिला करके इसका आंसर क्या हुआ, स्टार डेल्टा में जब हम स्टार्टर मोटर को चलाएंगे
तो एक बाइंडिंग को कितना वोल्टेज देना पड़ेगा हमको, 415 वोल्ट का वोल्टेज देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप जान लीजिए। इसके लिए मैंने डेल्टा में कनेक्शन करने के लिए, स्टार में कनेक्शन करने के लिए मैंने वीडियो बना दिया। इस वीडियो के लास्ट सजेशन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। दोस्तों मेरा एक ब्लॉग है जिसका नाम है www.targetelectrician.com। वहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित फिर नॉलेज ले सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल उसमें लिखे गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी इमेज का और अच्छे अच्छे शब्दों से उसको पूरा आर्टिकल लिखा गया है। निश्चित ही आपको बहुत ही फायदा करेगा, निश्चित ही आपको वहां पर दुखी निराश नहीं होना पड़ेगा। एक बार आप विजिट करके जरूर देखिए। तो आज वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।